नमस्कार। आज हमारे किस्सा गोई परिवार के हमारे मुस्लिम मित्रों, इस्लाम धर्म के मानने वालों के लिए बहुत ही अहम दिन है। आज ईद ए मिलादुन नबी त्यौहार मनाया जा रहा है, जुलूस निकाले जा रहे हैं, धार्मिक कार्यकलाप हो रहे हैं। आप सबको इसकी ढेर सारी बधाइयाँ और बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आज का दिन दरअसल इस्लाम के जो आखिरी पैगंबर थे, पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके यौम पैदाइश यानी उनका जन्मदिन मनाया जाता है। आज के इस शुभ दिन पर परिवार के सभी सदस्यों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, किस्सा गोई परिवार की तरफ से बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। आज मैं फिर एक बार आपके सामने उसी वक्त, उसी कालखंड, उसी टाइम पीरियड और उसी ज़माने की घटना लेकर आया हूँ। मेरा मतलब उस ज़माने का जब पुलिस के पास भी कोई संसाधन नहीं थे, पब्लिक के पास भी कम्युनिकेशन के कोई संसाधन नहीं थे। पुलिस जो मर्ज़ी होती थी कर देती थी। अपराध और अपराधी जो मर्ज़ी थी, उनकी जो अपराधियों की मर्ज़ी होती थी वो कर लिया करते थे, साफ बच जाते थे। ये वही पीरियड है जिस पीरियड में आप और हम जितने बड़े राजनैतिक अपराधी लोग, अपराधियों और अपराध का जो राजनीतिकरण हुआ था, ये उसी पीरियड में हुआ था। बड़े बड़े अपराध करने के बाद भी लोग बचते रहे और फिर राजनीति में आकर जो लोकतांत्रिक संस्थान हैं बड़े बड़े, वहाँ पर जाकर बैठ गए। आज का वाक़या 8 अगस्त 1997 का है। 1997, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, 1997 का। थाना हज़रतगंज और जनपद लखनऊ। लखनऊ में हज़रतगंज में एक पॉश इलाका है, प्राग नारायण रोड, गोखले मार्ग। ये जब आप उधर से आएंगे, हज़रतगंज से निशातगंज की तरफ चलेंगे तो दाहिने हाथ का बड़ा इलाका है जहाँ पुराने ज़माने की बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, बड़े बड़े ऑफिसेज़ भी वहाँ पर हैं। वहीं पर उस ज़माने की, बहुत पहले की, जब ये लखनऊ अपने अस्तित्व में, वर्तमान अस्तित्व में जब आया होगा, और बिजली विभाग की एक बहुत बड़ी कॉलोनी है जिसको हाइडिल कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर बिजली विभाग का जो हेडक्वार्टर यहाँ पर है लखनऊ में, शक्ति भवन, उसमें काम करने वाले कर्मचारियों, अधिकारियों के फ्लैट और उनके रूम्स इत्यादि बने हुए हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में वहाँ बिजली विभाग के कर्मचारी रहते हैं। 8 अगस्त को शाम को कोई 5:30-6 बजे के आसपास किसी व्यक्ति ने, कॉलोनी के ही किसी व्यक्ति ने, थाना हज़रतगंज को फ़ोन करके बताया कि यहाँ हाइडिल कॉलोनी के फ्लैट नंबर 2/36 में एक लड़की की हत्या हो गई है। लड़की की हत्या, और उस पॉश इलाके में हाइडिल कॉलोनी के पास, ये समझने के लिए काफ़ी थी। सारी पुलिस फोर्स, मैं इंस्पेक्टर हज़रतगंज राम सिंह के मौके पर पहुंच गई। मौके पर एक महिला जिनका नाम श्यामा पांडे था, वो मौजूद थीं। लोग उनको घेरे हुए थे, वो काफ़ी रो रही थीं। उन्होंने इशारा करके बताया कि ये हमारा फ्लैट है। मैं 5:30 बजे ऑफिस से आई तो मैंने देखा बाहर से ताला बंद है। मैं और मेरी बेटी रुचिरा, जिसकी आज हत्या हुई है, और जो कक्षा 12 की छात्रा थी, 2 लोग यहाँ रहते थे। दोनों के पास ताले की एक एक चाबी है। लेकिन मेरे आने का समय हो जाता है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो ताला बंद करके किसी के साथ चली गई हो। अगर जाती भी तो कहीं पीसीओ से फ़ोन करके हमारे कार्यालय को सूचना दे देती। थोड़ा हैरत हुई, लेकिन मैंने आगे बढ़ के ताला खोला। ताला खोलते ही जो मंजर मैंने देखा, मेरी रूह कांप गई। मेरी बेटी अर्धनग्ना अवस्था में फर्श पर पड़ी हुई थी। उसके पेट, हाथ और जांघ पे चाकुओं के निशान थे और उसके गर्दन में एक रस्सी से फंदा बना हुआ था। उसकी जान जा चुकी थी। खैर, पूरी कॉलोनी इकट्ठा थी, और धीरे धीरे जैसे ही लोगों को पता लगने लगा कि ये घटना यहाँ हुई है, आसपास के लोग भी आ गए।
इंस्पेक्टर राम सिंह ने प्राइमरी पूछताछ की, कब से रह रही हैं, क्या रह रही हैं, और उसके बाद फिर बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रेस भी पूरी वहाँ मौजूद हो गई। हज़रतगंज एक तो लखनऊ प्रदेश की राजधानी और दूसरा लखनऊ का दिल जिसे कहते हैं हज़रतगंज, सबसे ज़्यादा सेंटर ऑफ एक्टिविटी हज़रतगंज में होती है। उसका कारण भी ये है कि वहीं पर सारे विधायक निवास, सारे मंत्री निवास, वहीं पर विधानसभा, वहीं पर राजभवन, सब कुछ वहीं है उसी थाना क्षेत्र में। तो लिहाजा पत्रकार भर भर के वहाँ पहुँच गए और फिर इसको देखते हुए राम सिंह ने फ़ौरन महिला थाने से एक सब इंस्पेक्टर, महिला सब इंस्पेक्टर बुलवा के लाश का पंचायतनामा कराया और पंचायतनामा करा के सील करके पोस्टमार्टम के लिए उसको पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया। जो प्रारंभिक पूछताछ हुई उससे ये पता लगा कि फ्लैट में श्यामा पांडे नाम की एक महिला रहती हैं, जिनकी 19 साल की बेटी रुचिका भी उन्हीं के साथ रहती है। श्रीमती श्यामा पांडे के पति प्रमोद पांडे कोई 17 साल पहले वो बिजली विभाग में बाबू के पद पर कार्यरत थे और कोई 17 साल पहले एक रोड दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। बिजली विभाग ने मृतक आश्रित नियमावली के कोटे से श्रीमती श्यामा पांडे को अपने यहाँ ही, अपने विभाग यानी बिजली विभाग में ही नौकरी दे दी थी। वो और उनकी बेटी रुचिका इसीलिए उस कॉलोनी के सरकारी आवास का उपयोग करती आ रही थी। श्यामा पांडे ने पूछताछ में ये बताया कि जब उनके पति का देहांत हुआ तो ये बेटी करीबन 1-1.5 साल की ही थी, छोटी बच्ची थी। और जब मेरा अपॉइंटमेंट हो गया, मैंने जाना शुरू किया ऑफिस, तो उस समय घर में इसकी देखभाल इसके दादा और दादी किया करते थे। 4-5 साल की हुई तो वहाँ पास में कोई क्रेच था, वहाँ पर डाल दिया गया ताकि बाबा दादी को बहुत परेशानी न हो। शाम को वहाँ से थोड़ा ऑफिस से जल्दी निकलकर मैं इसको लेकर घर आ जाया करती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा और इसी बीच श्यामा पांडे ने बताया कि मेरे सास और ससुर दोनों यानी रुचिका के दादा और दादी दोनों का देहांत हो गया। लेकिन तब तक ये बड़ी हो गई, 6, 7, 8 में पहुंच गई, 12-13 साल की हो गई। तो फिर उतनी ज़्यादा चिंता श्यामा पांडे को नहीं हुई, क्योंकि वो स्कूल जाने लगी थी, घर के काम काज में हाथ बटाने लगी थी और अपनी माताजी का पूरा ध्यान रखती थी। घटना वाले दिन रुचिका लालबाग इंटर कॉलेज में कक्षा 12 की छात्रा थी, इंटरमीडिएट यानी कक्षा 12 की छात्रा थी। चूंकि होश संभालने के बाद जीवन के सबसे कठिन दौर से या कठिन परिस्थितियों से जूझने के कारण उसे भी ऊंच नीच का, अच्छे बुरे का अच्छी तरह ज्ञान था। वो पढ़ाई लिखाई करके आगे निकलना चाहती थी। उसके माँ के रिटायरमेंट का समय नज़दीक आ रहा था, तो वो बार बार यही कहती थी कि माँ के रिटायरमेंट से पहले ही मैं आत्मनिर्भर होना चाहती हूँ, ताकि मैं अपनी माँ का ध्यान रख सकूँ, उनकी सेवा कर सकूँ। इसी गरज से उसने इंटरमीडिएट पास करने से पहले ही, इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम के पहले ही, वहीं लालबाग में स्कूल के पास एक टाइपिंग इंस्टीट्यूट था। उस ज़माने में टाइपिंग और शॉर्ट हैंड के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, प्राइवेट इंस्टीट्यूट लोगों ने खोल रखे थे, क्योंकि जो भर्तियां होती थी सरकारी, वो टाइपिस्ट और स्टेनोग्राफर की ज़्यादा हुआ करती थी, मतलब उनकी संख्या ज़्यादा हुआ करती थी। और टाइपिंग की मशीन वो खटखट वाली टाइपिंग की मशीन होती थी। जैसे किसी इंस्टीट्यूट में 10 मशीनें हैं तो 10 लड़के ही एक टाइम में उस पर टाइपिंग का काम कर सकते हैं। दिन में वो लोग जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं उनके लिए रिजर्व होता है, और शाम का वो जो पढ़ते लिखते हैं या दिन में कोई नौकरी करते हैं। तो अगर आपने पहले से बुक नहीं कराया है शाम वाला या सुबह वाला स्लॉट, तो फिर आपको दूर कहीं दूसरे इंस्टीट्यूट पे जाना पड़ेगा। रुचिका ने इसी गरज से बहुत पहले ही अपना स्लॉट बुक कराने के लिए माँ से बात करके पैसा जमा कर दिया था, और उसकी इच्छा थी कि जब वो इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम देने के बाद जिस दिन खाली होगी उसी दिन से टाइपिंग शुरू कर देगी, और उसके बाद फिर अपना बीए कंप्लीट करेगी। इस बीच में उसको स्पीड मिल जाएगी, इस बीच में उसकी शॉर्ट हैंड का भी करने का मन था, ताकि हमें बीए करने के साथ ही साथ हमको कहीं पर वहाँ नौकरी मिल जाए, लखनऊ में ही। छानबीन के दौरान उसकी माँ श्यामा पांडे ने बताया कि मैं कभी कभी ऑफिस से, चूंकि लड़की बड़ी हो रही थी, मैं स्कूल चली जाया करती थी, कॉलेज। वहाँ रुचिका के क्लास टीचर, प्रिंसिपल और साथ की 2-1 बच्चियाँ जिनसे उसका ज़्यादा संबंध था, उससे बातचीत कर लेती थी कि कहीं कोई इसको लड़का परेशान तो नहीं करता,
या कहीं किसी से इसका इधर उधर मिलना जुलना तो नहीं शुरू हो गया है। माँ थी, माँ के मन में थोड़ी सी शंका हमेशा बनी रहती थी। पर वहाँ हमेशा सभी लोगों ने बताया कि साहब पढ़ने में बहुत अच्छी है, बहुत सिंसियर है, कभी किसी से कोई मतलब नहीं रखती, टाइम से कॉलेज आती है और टाइम से कॉलेज से निकल जाती है। बीच में भी कभी किसी से बहुत ज़्यादा संबंध मिलना जुलना या बात करना इसका नहीं देखा गया है। यही कारण था कि जब उसकी मृत्यु की सूचना लालबाग इंटर कॉलेज में पहुंची तो बहुत ढेर सारे टीचर्स, उसके क्लास टीचर, क्लास में पढ़ाने वाले टीचर, प्रिंसिपल और उसके साथ की जो पढ़ने वाली छात्राएं, वो सब भी वहाँ पर मौजूद थीं। इंस्पेक्टर हजरतगंज ने भी कॉलेज में, स्कूल में जाके ये सारी बात पूछी थी कि कहीं इसका किसी से कोई चक्कर तो नहीं है जिसके कारण ये हत्या हुई हो। पुलिस का काम था कि हर पहलू को अच्छी तरह से बारीकी से जांच लेना कि कहीं इस तरह की कोई बात न हो। जब 2-3 दिन तक कुछ नहीं पता लगा तो अखबारों ने लखनऊ पुलिस और हजरतगंज पुलिस की खासकर धज्जियां उड़ाना शुरू कर दी कि साहब इससे ज़्यादा पॉश लोकेलिटी क्या हो सकती है। घर में भीतर घुसकर, और जो वहाँ प्राइमा फेसी देखने से लग रहा था वो यही लग रहा था कि बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या की गई है। हालांकि बलात्कार की पुष्टि पोस्टमार्टम में ही हो सकती थी, लेकिन प्राइमा फेसी यही लग रहा था और इसी को ले लेकर भर भर के अखबार धज्जियां उड़ा रहे थे पुलिस की कि जब लखनऊ में, हजरतगंज में कोई सुरक्षित नहीं है तो प्रदेश में कैसे सुरक्षित होगा। इस तरह की बातें जो अखबार लिखा करते थे उस ज़माने में, वैसा ही लिखना शुरू कर दिया। भारी दबाव में इंस्पेक्टर हजरतगंज ने एक दिन अपने मातहतों की मीटिंग बुलाई और उनसे पूछा कि भाई किसी को कुछ पता लग रहा हो, कैसे आगे बढ़ा जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ वो कहती है कि हमारी किसी से रंजिश नहीं है। टीचर्स कहते हैं कि इसके चरित्र पर किसी प्रकार का शक या संदेह करना वो अच्छी बात नहीं होगी, लड़की बहुत अच्छी थी। कोई कुछ बताने को तैयार नहीं। टोला मोहल्ला वाले भी सब कहते हैं कि किसी से आना जाना नहीं था, कोई लेना देना नहीं था। बाजार वजार भी जब कहीं अगर जाना हो तो माँ ही इसके साथ जाया करती थी। पूछा गया चौकी इंचार्ज से कि भाई आपने मुखबिर लगाए थे। इंस्पेक्टर ने कहा मैंने भी मुखबिर लगाए थे। मुखबिरों का भी यही कहना था कि जो कुछ है वो कॉलोनी के भीतर का है। किसी बाहरी आदमी को कॉलोनी के भीतर न जाते देखा गया है न निकलते देखा गया है। और अगर बाहरी आदमी कॉलोनी में जाएगा तो इतने सटे सटे फ्लैट्स हैं कि ज़रूर किसी न किसी को अंदाज़ा लग जाएगा। घटना वाले दिन ही नहीं, कभी भी किसी का बाहरी व्यक्ति का आना जाना वहाँ पर पता नहीं लग रहा है। इंस्पेक्टर ने कहा कि ऐसा करो फिर, जब सब लोग यही कह रहे हो भीतर का मामला है, भीतर का मामला है, कॉलोनी का मामला है, तो आज रात में घेर के कॉलोनी में जितने भी 18-20 साल के नौजवान हैं उनको थाने पर ले आओ। सबसे अलग अलग पूछताछ करेंगे हम लोग, टीमें बना के पूछताछ करेंगे। या तो उनमें से कोई निकलेगा या वो बताएगा कि इस लड़की के चक्कर में कौन पड़ा रहता था या किसके ऊपर हाथ डालने से हमें सही मुलजिम मिल जाएगा। बात लोगों को जची। हालांकि ये इस तरह के आदेश तुगल की फरमान माने जाते हैं कि पूरी कॉलोनी में उठा लाइए जितने नए लड़के हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा आदेश हुआ। उसी दिन रात में सारी पुलिस इकट्ठा हुई हजरतगंज की और फिर उन्होंने एक एक फ्लैट के दरवाजे खटखटाने शुरू किए। शुरुआती दौर में जिसके दरवाजे खटखटा लिए गए वहीं से 3-4 लड़के इनको मिल पाए। बाकी सब अपना अपना घर छोड़ के भाग गए और उस रात में वहाँ लौटे ही नहीं। उस रात के अगले 2-3 दिन तक नहीं लौटे, जब तक कि दूसरी बातें उनको पता नहीं लगीं। सब जाके अपनी रिश्तेदारियों में रहने लगे। जो लाए गए उनसे पूछताछ, अब पुलिस परेशान थी, अखबार रंगे हुए थे, तो उनसे पूछताछ शुरू की और थोड़ी बहुत पूछताछ के बाद श्रेणीबद्ध पूछताछ सबसे शुरू की गई। सबसे उनका रूटीन पूछा गया। घटना वाले दिन तुम कितने बजे उठे, कितने बजे नहाए, कितने बजे खाना खाए, कितने बजे निकले, कहाँ पहुँचे, कहाँ से तुमको पता लगा कि वहाँ ये घटना हुई है, ताकि बार बार एक ही चीज़ पूछने में अगर किसी कोई इससे संबंधित होगा तो ज़रूर किसी न किसी जगह जाके उलझ जाएगा। फिर जो उलझेगा फिर उसकी, आप समझ रहे हैं, श्रेणीबद्ध पूछताछ शुरू हो जाती थी। काफ़ी तो बच्चे, नए लड़के अगर 18-19 साल के पहली बार थाने गए हैं तो आधा आधा प्राण तो उनके वैसे ही सूख जाते हैं और इतनी ज़ोर ज़ोर से डंडे की चोट पर पूछे जाने पर इधर का उधर बता रहे थे और पिट रहे थे। उन्हीं 4-5 लड़कों में से एक लड़का मिला उनको जिसका नाम था राम गोपाल त्रिपाठी। उसके पिता शक्ति भवन में यानी बिजली विभाग के हेडक्वार्टर में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे।
जब उससे पूछा जाने लगा, सारे लोग मिल के पूछ रहे थे, उससे पूछा जाने लगा तो उसने अपना दिनचर्या अपनी बताई कि साहब उस दिन तो मेरी तबीयत ख़राब थी। मैंने बालू अड्डे पर फलाँ डॉक्टर को दिखाया था, मैं और मेरा भाई गए थे। इतना तेज़ बुखार था कि दवा लेने के बाद मैं सो गया, मैं और मेरा भाई दोनों सो गए। वही मेरी देखभाल कर रहा था क्योंकि पिताजी हमारे ऑफ़िस चले जाते थे, माँ गाँव में रहती हैं। तो वो देखभाल कर रहा था और रात में शाम को 6 बजे जब हल्ला हुआ, तभी मेरा भाई गया, मैं तो जा भी नहीं पाया। फिर पूछा था उसके बुखार नहीं था, उसके पहले क्या करते थे तुम? उसके पहले क्या करते थे? उन्होंने कहा साहब एक लालबाग इंटर कॉलेज के पास ही एक छोटा-सा जिम है। चूँकि वो कम पैसे लेता है, ₹70 में वो उसकी फ़ीस है, तो सुबह 7 बजे से लेकर और साढ़े 8 बजे तक ही जिम रहा करता है। तो मैं सुबह 7 बजे वहाँ चला जाता हूँ, जिम करके लौट आता हूँ। उसी बीच में नहा धो के नाश्ता पानी करके 10 बजे से पहले-पहले महानगर में मेरा इंटर कॉलेज है, वहाँ जाकर मैं पढ़ाई करता हूँ। 11th क्लास का स्टूडेंट था। जब उसने लालबाग इंटर कॉलेज कहा और जिम कहा, बस पुलिस को क्लिक करने लगा कि साहब इससे बढ़िया बात कोई हो नहीं सकती। लालबाग में वहाँ जिम में जाके पूछवाया गया, उन्होंने कहा हाँ साहब भी हमारे यहाँ इन्होंने फ़ीस मतलब इन्होंने पैसा दिया है, रोज़ आते हैं सुबह और घंटे 1 घंटे के बाद ये सुबह-सुबह चले जाते हैं। लेकिन पुलिस कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। पुलिस ने फ़ौरन एक थ्योरी बना दी। पुलिस जल्दी में थी, उसको डर लग रहा था कि अगर ये जल्दी वर्कआउट नहीं हुआ तो एसएसपी हमको या तो हटा देंगे, लाइन हाज़िर कर देंगे या सस्पेंड कर देंगे। मातहतों की मीटिंग में इंस्पेक्टर ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि भाई मेहनत करिए, आप सहयोग करिए, जल्दी से इसको वर्कआउट करिए, आप क्यों ऐसा चाहते हैं कि मेरा नुकसान हो जाए? जिस कदर अखबार लिख रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि एसएसपी हमें ज़रूर कोई न कोई दंड दे देंगे। तो फ़ौरन एक थ्योरी बन गई कि साहब ये सवेरे-सवेरे जिम जाया करता था और जब ये जिम से वापस लौटता होगा उसी समय लड़की के जाने का टाइम होता होगा, ये पीछा करता होगा। लड़की इसको लिफ्ट नहीं दे रही थी और इसी फ्रस्ट्रेशन में उस दिन इसने दरवाज़ा खुलवाया, भीतर जाकर बलात्कार किया, चाकुओं से उसको गोद दिया और उसके गले में फंदा डालकर कस दिया ताकि ज़िंदा रहने की गुंजाइश न बचे। फ़ौरन हो गया और ये भी तय हो गया कि साहब लालबाग की तरफ जाता था, ये भी तय हो गया कि वहाँ जिम था, ये भी तय हो गया कि जिम में ये जाया करता था, वहाँ इसने पैसा जमा किया है और हर रोज़ की इसकी उपस्थिति लगी हुई है। उस दिन की उपस्थिति इसकी नहीं लगी थी। पुलिस ये चाहती थी कि चुपचाप इसकी लिखा-पढ़ी करके इसे जेल भेज दिया जाए और अपने अधिकारियों को बता दिया जाए, सब हमने वर्कआउट कर लिया और ताकि उन पर ये दबाव न बने। लेकिन थाने में हर तरह के लोग हैं, सबसे बड़ा थाना था और सबसे अधिक पुलिस वालों की तैनाती हज़रतगंज में ही होती है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी भारी-भारी समस्याएँ वहाँ आती हैं। उस ज़माने में भी अकेले उस थाने में 100 से ऊपर सिपाही हुआ करते थे, 12-15 सब इंस्पेक्टर और बाकी। तो कोई न कोई असंतुष्ट प्राणी ज़रूर पुलिस में था, जिसने ये बात किसी प्रेस वाले को बता दी कि साहब इन्होंने मुलज़िम पकड़ लिया है और लिखा-पढ़ी कर ली है, किसी भी समय चुपचाप इसको जेल भेज देंगे, क्योंकि मामले में कुछ लोचा ज़रूर है। जैसे ही प्रेस वालों को पता लगा, एक दूसरे से बात करके सब लोगों ने 20-25 पत्रकारों ने थाने पर धावा बोल दिया। इंस्पेक्टर मौजूद थे, जाकर उनसे विनम्रता से पूछा कि सर वो लड़की वाले में, रुचिका वाले में क्या उसका अनावरण हो गया? उन्होंने कहा हाँ, हो गया। क्या मुलज़िम पकड़ गया? हाँ, पकड़ गया। आला कत्ल बरामद हो गया? बोले हाँ, बरामद हो गया। तो बोले साहब ये तो बड़ा भारी गुड वर्क है, ये बड़ा भारी काम है, आपने ये बताया नहीं अपनी तरफ से। तो मुलज़िम कहाँ है? 2 मिनट हम लोगों से भी बात करा देते, तो हम लोग जो है इसकी अच्छी खबर निकाल देते। आपकी एफिशिएंसी की आपने बहुत जल्दी इसको वर्कआउट कर दिया, अनावरित कर दिया। राम सिंह ने कहा कि उसको ये भी पता लगा है कि जिस समय ये भीतर था, बाहर कोई लड़का पहरा दे रहा था। ये कहता है मुझे पता नहीं मुझे कि कौन वहाँ दे रहा था। तो उसका उस लड़के का पता लगाने के लिए पुलिस बल के साथ मैंने उसको भेजा है और जब वो आ जाएगा तब मैं आपको बता दूंगा, आके आप बात कर लीजिएगा। इस तरह कह के उन्होंने टाला। इसी बीच में उन्हीं पत्रकारों में से जानने वाले किसी सिपाही ने कान में फूंक दिया कि साहब वो कहीं नहीं गया है, ये पत्रकारों के सामने लाना नहीं चाहते हैं क्योंकि
इस मामले में सब लोचा ही लोचा है। वो यहीं थाना प्रांगण के पीछे, मतलब थाना प्रांगण में ही पीछे की तरफ एक फॉलोअर का छोटा सा रूम है। फॉलोअर उत्तर प्रदेश पुलिस में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को कहते हैं, हिंदी में उसे अनुचर कहते हैं। उसका रूम है, उसी में छिपा के रखा है। परितोष पांडे, स्वर्गीय परितोष पांडे उस जमाने के सबसे तेज तर्रार और बहुत जाबाज जुझारू टाइप के क्राइम रिपोर्टर थे। अखबार था आज, दैनिक आज। जिन सज्जन को पुलिस ने बताया, उन्होंने परितोष के कान में फूंका कि यहीं पीछे है वो, ये झूठ बोल रहे हैं। परितोष ने कहा, आओ चलो सब लोग। सारे लोगों को लेकर परितोष उस कमरे में धमक गए। देखा वहां पर राम गोपाल बैठा हुआ रो रहा था। 2 सिपाही बाहर ड्यूटी दे रहे थे। इतने पत्रकारों को देखते ही सिपाही भाग खड़े हुए। सारे पत्रकार घुस गए, उससे सवालों की बौछार कर दी। क्यों मारा, किस लिए मारा, कैसे मारा, कब पहुंचे, किसने देखा, कब निकले, ताला कैसे बंद किया, ताले की चाबी कहाँ गई, दुनिया भर के सवाल। और वो रोता ही मुस्तकिल रोता ही रहा। उसने कहा, कि साहब, मैं बता चुका हूं इनको कि 11 बजे मैं अपने बड़े भाई के साथ फलां डॉक्टर के यहाँ बालू अड्डे पर गया था। उसका पर्चा मेरे पास है, डॉक्टर साहब उसको तस्दीक कर देंगे। मुझे बहुत तेज़ बुखार था, उन्होंने दवा दी। दवा दे के मैं दवा लेके घर पहुंचा। उन्होंने कहा था कि कुछ खाने के बाद ये दवाइयाँ खा लेना। खाना खाया मैंने 12 बजे के आसपास। खाना क्या, जो भी उन्होंने कहा था खाने के लिए, साबूदाना है, कौन कौन सी चीज़ कही थी। उसके बाद दवा खाई। दवा तेज़ थी जिसकी वजह से मुझे नींद आ गई। मैं सो गया। बीच में एक आध बार नींद टूटी, लेकिन मैं सोता ही रहा। भाई मेरे साथ ही था ताकि उसको समय समय पर दवा मुझे वो दे सके। शाम को 6 बजे हल्ला हुआ कि वहाँ 2/36 में, 2/26 या 36 में उनकी जो श्यामा दीदी हैं, उनकी लड़की का कत्ल हो गया है, मर्डर हो गया है। मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, मुझे बुखार था। मेरा भाई वहाँ तक गया था, 2-2.5 घंटे में लौट के आया, तो उसने पूरी बात बताई थी। और ये बार बार हमसे जिम के बारे में पूछ रहे थे। तो साहब, जिम 7 बजे खुलता है, 8:30 बजे बंद हो जाता है। जाके पता भी किया होगा इन्होंने। मैं 7 बजे जाता था और 8, सवा 8 बजे तक प्रत्येक दशा में घर आ जाता था। और लालबाग कॉलेज के क्लासेस 10 बजे शुरू होते हैं। लड़के वहाँ पौने 10 बजे के बाद ही घुसना शुरू करते हैं। मैंने आज तक कभी न जाते समय न आते समय इस लड़की को रास्ते में भी कभी नहीं देखा। छेड़ने की या पीछा करने की तो बात ही दूर है। ये सुन के सभी पत्रकार सन्न रह गए। तो उन्होंने कहा, फिर तुमको कैसे ये जेल भेजेंगे। उन्होंने कहा, साहब, इतना मारा है, इतना मारा है, सारी दुर्गति कर दी है। ये हमें लेके 3 बार मेरे घर पर भी गए और मेरे घर में जो सब्जी काटने वाला चाकू था वो उठा लाए और मुझसे कहते रहे, तुमने इसी से मारा है, इसी से मारा है। मैं कहता रहा कि साहब इसकी जांच करा लीजिए, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। खैर, जैसे ही इंस्पेक्टर राम सिंह को पता लगा कि ये उसको पा गए हैं, राम गोपाल को, सारे प्रेस वाले उससे बात कर रहे हैं, वो थाने से चुपचाप खिसक गए, चले गए वहाँ से। राम गोपाल का दुर्भाग्य है कि 1 घंटे बाद ही, जब तक कि वो लोग बात करते और पुलिस को भला बुरा कहना शुरू किया पत्रकारों ने, तभी एक घटना और गोमती नगर में हो गई, हत्या की। सारे पत्रकार भाग के गोमती नगर चले गए। इसी बीच में थाने वालों को थोड़ा मौका मिला। राम गोपाल को वहाँ कमरे से फ़ौरन निकाल के गाड़ी लगा के थाने के गेट पर उसे गाड़ी में बिठाया और उसे लेके अदालत पहुँच गए, CGM की कोर्ट में। इंस्पेक्टर हजरतगंज राम सिंह ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद थे। तुरंत फुरत में उसका रिमांड बनवाया गया और उसे जेल भेज दिया गया। वो जेल चला गया। वो चिल्लाता रहा, अखबार लिखते रहे, लेकिन वो हत्या और बलात्कार के आरोप में एक नौजवान जेल चला गया। आज की घटना पुलिस की ज्यादती, अकर्मण्यता, जाहिली और पक्षपात का ये जीता जाता उदाहरण है। इस बात का दबाव इंस्पेक्टर पर या पुलिस पर कि उनके खिलाफ कोई न कोई कार्रवाई हो जाएगी, हटा दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा या लाइन हाजिर करा दिया जाएगा, उन्होंने बिना पूरी जांच पड़ताल के
एक लड़के को हत्या और बलात्कार के आरोप में जेल भेज दिया। 3 गवाह प्लांट किए गए। एक गवाह ने बताया कि हाँ साहब, मैंने लड़की के फ्लैट पर रामगोपाल को जाते हुए देखा। दूसरे ने बताया कि मैंने इसको उसी समय में भाग के अपने घर में घबराहट में घुसते हुए देखा। तीसरे गवाह ने बताया कि जाते समय इसने फलां जगह नाली में एक हाथ में चाकू थी, उसको फेंक दिया, जिसे पुलिस ने वहां से रिकवर किया। इसके सिवा और कोई एविडेंस हो भी नहीं सकता था। अदरवाइज भी, और ये तो पुलिस ने प्लांट ही कर दिया, क्योंकि उस समय पूरे लखनऊ में बहुत बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों ने अपने इस्तेमाल के लिए भीतर अगर सीसीटीवी लगाया है, उसको छोड़ दिया जाए तो पूरे ज़िले में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कभी कोई सीसीटीवी नहीं लगे थे। उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन थे नहीं, मैं बार बार इसीलिए उस ज़माने या उस कालखंड का जिक्र करता हूँ। मोबाइल फ़ोन थे नहीं कि किसी की लोकेशन को वेरीफाई किया जा सके कि घटना के दिन घटना स्थल पर था कि नहीं था, या मान लिया जिसको उन्होंने प्लांट कर दिया है, जिसके बारे में कह रहे हैं नहीं यही था, वो अपने बचाव में भी ये कह सके कि साहब उस दिन तो मैं यहाँ था ही नहीं, उस दिन तो मैं बंथरा में था, या उस दिन तो मैं कानपुर में था, जो उसके मोबाइल की लोकेशन से पता किया जा सकता हो। उस समय तक लखनऊ के किसी क्राइम में लाई डिटेक्टर का भी इस्तेमाल नहीं हुआ था। तो दरोगा जी की मनमानी थी, इंस्पेक्टर साहब की मनमानी थी। 4 गवाह खड़े किए, उन्होंने कहा साहब ये हुआ है। प्रेस ने बात करना चाहा, प्रेस से छिपा लिया। अल्टीमेटली प्रेस को पूरी बात पता लग गई। उनका जो ब्रह्मास्त्र था वो उनके गवाह, जो प्लांटेड गवाह, उनके मैनिपुलेटेड गवाह, जो उनके तैयार किए हुए गवाह, जो उनके रेडीमेड गवाह, यानी उनके जो ब्रह्मा विष्णु महेश थे, विवेचक के या इंस्पेक्टर के, वो गवाह ही थे। इन्हीं का प्रयोग वो हर विवेचना में करते थे। और ऐसे गवाह जो ये रेडीमेड या आप कह लीजिए प्लांटेड, ये हमेशा ट्रायल के समय में मुकर जाया करते थे, होस्टाइल हो जाया करते थे। 2 तरीके होते हैं। एक तो किसी ने अप्रोच किया, तब तक जिन्होंने इनको प्लांट कराया था, जो इंस्पेक्टर थे या जो दरोगा जी थे, जो मुंशी जी थे, जिनके रहमो करम पे ये रहते थे और अपना काम निकालने के लिए गवाह बनाए जाते थे मुकदमों में, उनका ट्रांसफ़र हो चुका। हो सकता है कुछ तो रिटायर भी हो गए हों। तो एक तो उनका डर ख़त्म हो गया। दूसरा, जिसका केस होगा, जिसके अगेंस्ट इन्होंने गवाही दी है, वो इससे संपर्क करे गवाह से, और थोड़े से लेन देन में वो कहेगा ठीक है साहब, मैं जाऊँगा ही नहीं गवाही देने, जाऊँगा भी तो बता दूंगा कि पुलिस ने ज़बरदस्ती की है, मैंने कुछ नहीं देखा। अगर कहीं कोई कुछ नहीं आया है और किसी से कोई बहुत मतलब नहीं है, तो वैसे भी नहीं जाएंगे। काहे हम पचड़े में पड़े किसी के, हमारा काम हो चुका है। मैं अपने एक्सपीरियंस से ये कह सकता हूं कि इस केस में भी यही हुआ होगा। गवाह जो भी बनाए गए थे वो होस्टाइल हुए होंगे, हर हाल में हुए होंगे, क्योंकि ट्रायल उस जमाने में शुरू होते होते लगभग 10 साल बीत जाते थे। 9-10 साल से पहले कभी ट्रायल शुरू नहीं होता था। तो इस घटना का जब ट्रायल शुरू हुआ होगा तो हम भी 4-5 ट्रांसफ़र झेल के कहीं और पहुंच गए होंगे। इसलिए इस घटना के ट्रायल का या कोर्ट की प्रोसीडिंग का परिणाम मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से, अपने जो इतने दिन का एक्सपीरियंस है उससे कह सकता हूँ, इसमें भी गवाह होस्टाइल हो गए होंगे। 2-3 साल जेल में रहने के बाद राम गोपाल इस दाग धब्बे के साथ कि इसके ऊपर रेप और मर्डर का चार्ज लगा था, बाहर आया होगा, और वो इसी कुंठा में, इसी लांछन में जी रहा होगा, और जिसने किया होगा वो मौज कर रहा होगा। हो सकता है उसने इसी तरह के 2-3 और अपराध कर लिए हों। चूंकि इसका परिणाम मुझे बिल्कुल नहीं पता, मैं बता तो रहा हूँ 10 साल बाद जब ट्रायल शुरू हुआ होगा तो मैं जाने कहाँ रहा हूँगा अपनी पोस्टिंग में। पर हाइडिल कॉलोनी आज भी है, लखनऊ भी अपनी जगह पर है, हाइडिल कॉलोनी में लोग भी अपनी जगह पर हैं। लखनऊ के बहुत ढेर सारे लोग हमारे किस्सा गोई परिवार में हैं। अगर किसी को पता लगे
तो कृपा करके ज़रूर बताएंगे, जैसे पिछले कुछ केसेस में लोगों ने बताया है कि इसका हुआ क्या, ताकि हमारा ये परिवार ये समझ सके कि उस ज़माने का दर्द समझ सके, वो उस आदमी का दर्द समझ सके, उस कालखंड का दर्द समझ सके। तो इसलिए आप बताइएगा ज़रूर कि क्या हुआ है। और हाँ, आज की घटना से संबंधित जो पेपर कटिंग, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि पुलिस की धज्जियाँ उड़ाई गई थी, वो आज मैं कम्युनिटी पर पोस्ट कर रहा हूँ। उसे देख ज़रूर लीजिएगा, नहीं कल की तरह जैसा किसी साहब ने लिखा है कि आप तो खुद ही जज बन जाते हैं। तो कृपा करके पहले एक बार उसे देख लीजिएगा कि उन्होंने क्या लिखा है और मैंने क्या बताया है। हमारे ख्याल से आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। एक बार फिर से ईद मिलादुन नबी की आप सभी को शुभकामनाएं और बधाई। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।